चलिए हम लोग शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, यहां लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, अंग्रेजी में इसको लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी है, आप उसको जो है पहले कर लेते तो बेहतर रहता। जैसे कि कम से कम 20 तत्वों के नाम और उनका परमाणु संख्या संयोजकता। ठीक है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा, हम यहां लिख देते हैं। पहले आप क्या करिएगा, 20 तत्वों के नाम क्रमानुसार तथा उनकी संयोजकताएं हम ही लिखा देते हैं। ठीक है, आपको लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? एक तरफ आप लिखेंगे यहां लिखेंगे तत्वों के नाम, यहां पे आप लिख दीजिए परमाणु संख्या, और यहां पे आप संयोजकताएं ले लीजिए। ठीक है, ठीक है ना? एक नंबर में आप हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन। 2 नंबर में आप हीलियम ले लीजिए, हीलियम। एवं संकेत, इसमें संकेत भी दे देंगे। 3 नंबर में आप ले लीजिए लिथियम। 4 नंबर में आप ले लीजिए बेरिलियम। 5 बेरिलियम
5 नंबर में आप बोरॉन ले लीजिए। 6 नंबर में आप ले लीजिए कार्बन। 7 नंबर में आप ले लीजिए नाइट्रोजन। ठीक है, सात नंबर में नाइट्रोजन ले लिया। अब आप ले लीजिए 8 में ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के बाद आप ले लीजिए क्लोरीन। ऑक्सीजन के बाद आप फ्लोरीन ले लीजिए। फिर आप नियॉन ले लीजिए। चलिए इधर भी कर लेते हैं। आठ क्लास में ही इसको याद करवा लिया जाता है। चलिए नियॉन हो गया। उसके बाद आप सोडियम ले लीजिए। सोडियम के बाद आप मैग्नीशियम ले लीजिए। मैग्नीशियम के बाद आप एल्यूमिनियम ले लीजिए। ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद आप सिलिकॉन ले लीजिए। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस ले लेंगे। फास्फोरस हो गया। तब आपका सल्फर आएगा। सल्फर के बाद आपका क्लोरीन आएगा। क्लोरीन के बाद आपका ऑर्गन आ जाएगा। ऑर्गन के बाद आपका पोटेशियम आएगा। पोटेशियम, और इसके बाद आपका कैल्शियम आएगा। ये आपका हो गया CaArClSPSI AlMg। ये आपका हो जाएगा सोडियम, नियॉन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम, लिथियम, हीलियम, हाइड्रोजन। ठीक है, अगर बात परमाणु संख्या की करें एकदम क्रमानुसार देते जाइए
ठीक है, हमने एकदम क्रम से लिखा है, आप याद कर लीजिएगा। ये रहा परमाणु संख्या, जो कि याद रहना बेहद जरूरी है, अन्यथा केमिस्ट्री की कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी, ध्यान में रखेंगे आप। संयोजकता की बात की जाए, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का आपका हो जाएगा कुछ नहीं, 0। हीलियम का 0 हो जाएगा, लिथियम का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, बेरिलियम का 2 हो जाएगा, बेरिलियम का 2 हो जाएगा। फिर आपका बोरोन आएगा, इसका 3 होगा, 2 भी हो जाता है, 1 भी हो जाता है, आपको 3 याद रखना। ठीक है, कार्बन का बहुत सारा होता है, लेकिन ज्यादातर स्टेबल आपका 4 होता है। इसका 4, 3, 2, 1 से लेकर के फिर माइनस में -1, -2, -3, -4 तक होता है। ठीक है, तो आपको लेकिन याद रखना है 4 को। ठीक है, फिर आपका नाइट्रोजन आएगा, इसकी 2 संयोजकता याद रखनी है, एक 5 और एक -3, अर्थात आप 3 याद रखें। ठीक है, ऑक्सीजन का आप 2 याद रखेंगे माइनस में। फ्लोरीन का आप जो है कुछ भी नहीं, नियोन का कुछ भी नहीं रखेंगे, फ्लोरीन का 1, वो भी माइनस में। ठीक है, सोडियम का आपका 1 होता है, ये प्लस में होता है। मैग्नीशियम का 2 होगा और ये भी प्लस में होगा। एल्यूमिनियम का 3 होगा और ये भी प्लस में होगा। फिर सिलिकॉन आएगा, इसका प्लस वाला 4 याद रखना है और माइनस वाला भी 4 याद रखना है। ठीक है, ज्यादा स्टेबल +4 ही होता है, -4 रहने दीजिए। ठीक है, फास्फोरस का आप 5 भी याद रखेंगे, प्लस वाला 4 भी याद रखेंगे और प्लस वाला 3 भी याद रखेंगे। ठीक है, और एक माइनस वाला 3 याद रखेंगे। ज्यादातर आपको ये याद रखना, 5 वाला। ठीक है, घेर दिए। हम जब पूछेंगे तो आप 5 ही बताएं। ठीक है, सल्फर का जो है आप -2 याद रखेंगे, होता +6 भी है। क्लोरीन का आप -1 याद रखिए, ऑर्गन का 0। फिर आपका पोटेशियम आता है जो कि +1 होगा और कैल्शियम हो जाएगा +2। इसके अलावा उधर लिख लिए थे ना, इसके अलावा कैल्शियम के अलावा, ठीक है, आपको एक रखना है, लोहा का रख लीजिएगा। ठीक है, समीकरण में ज्यादातर काम ये आता है, लोहा। इसकी परमाणु संख्या आप 25 याद रखिएगा, 25 नहीं 26 याद रखिएगा। और इसका जो आपका है संयोजकता, वो आप 2 और 3 रखिएगा यार।
ठीक है, ये करिएगा, ये हो गया। इसके अलावा एक आता है तांबा। ये आपको समीकरण में ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, Cu बोलेंगे। ठीक है, और इसकी संयोजकता आपको 2 1 याद रखनी। परमाणु संख्या 29, संयोजकता आपको 2 या 1 याद रखनी। ये आपका हो गया तांबा। उसके बाद एक और आपका याद रखना है जिंक। जिंक, ठीक है ना, जिंक याद रखना है। इसकी परमाणु संख्या आपको 30 मिलेगी और इसकी संयोजकता आपको 2 याद रखना है। ठीक है, ज्यादातर ये ऐसे तत्व थे जो ज्यादातर समीकरण में आते हैं, इसलिए आपको इनका नाम, इनका संकेत और इनकी परमाणु संख्या के साथ साथ इनकी संयोजकता भी आपको याद रखनी होगी। ठीक है, इसके अलावा भी आपको मान लीजिए जो है अगर कुछ आएगा तो हम आपको उसी समय में बता दिया करेंगे। ठीक है ना, एक आप ब्रोमीन भी कर लीजिएगा। ब्रोमीन, ठीक है, ये आपको 35 नंबर पे मिलेगा और इसकी संयोजकता 1 होती है। आपकी जानकारी हेतु मैं बताऊं क्या सब। क्लोरीन, पहले फ्लोरीन, फ्लोरीन हो गया आपका, और उसके बाद क्लोरीन हो गया, और उसके बाद ब्रोमीन हो गया, और उसके बाद आयोडीन हो गया। ठीक है, इस चारों का संयोजकता -1 ही होता। चारों की संयोजकता आपको 1 ही देखने को मिलेगी और इसको कहते हैं हैलोजन सदस्य। क्या बोलते हैं इसको? हैलोजन सदस्य बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा आपको 45 नंबर पर चांदी मिल जाएगा। चांदी मिल जाएगा। ठीक है, इसकी संयोजकता 2 होगी।
ठीक है, आपको इतना जो है याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको समझ में ठीक तरह से आने वाली। अब हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया पर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, जब भी कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके ठीक है, इस अभिक्रिया शब्द को बाद में लिखेंगे, मिलकर यहां लिख देते हैं, मिलकर एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करती है। तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका परिभाषा लेते हैं, तो उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक तत्व है हाइड्रोजन और एक तत्व है क्लोरीन। यह जब हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है। ये आपका क्या है, क्लोरीन है। और ये आपका बन गया हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। इसमें जो ये वाला भाग आप देख रहे हैं, इसका कुछ और नाम है। इस वाले भाग का नाम कुछ और है और इस वाले भाग का नाम कुछ और। इसको बोलते हैं
अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इसको बोलते हैं प्रतिफल। अर्थात लिखते जाइएगा, अर्थात अगर आपको पूछ दे कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, ऊपर के अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस क्या है? अभिकारक है। उसके बाद यदि आपको पूछ दिया जाए प्रतिफल किसे कहते हैं, आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर के अभिक्रिया में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह प्रतिफल है। ठीक है, इसको हमने संतुलित शायद नहीं किया था। इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो यहां पर 2 लगा देंगे तो यह संतुलित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया होने के साथ साथ, होने के दौरान किसी अभिक्रिया में गैस निकलता है, किसी अभिक्रिया में प्रकाश निकलता है, किसी अभिक्रिया में ताप बढ़ जाता है, घट जाता है, किसी अभिक्रिया में क्या कहते हैं कि रंग बदल जाता। तो इस तरह का जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त चीज होता है इसको हम रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो अगला सवाल हमारा होगा रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? विशेषताएं होती है।
ठीक है, यहां लिखेंगे उत्तर। रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। नंबर 1 में आप लिख देंगे गैस की उत्पत्ति, नंबर 1 में क्या लिखेंगे, गैस की उत्पत्ति। ठीक है, कहने का यह अर्थ हुआ कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसके दौरान गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे कि जब भी अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होगी। ठीक है, कहने का यह मतलब हुआ कि मान लीजिए अम्ल ले लेते हैं HCl और धातु में ले लेते हैं जिंक। धातु में क्या लेते हैं? जिंक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जिंक जो है वो जिंक क्लोराइड बना लेगा, ZnCl2। ठीक है, जिंक जो है वह क्या करेगा? जिंक जो है वह क्या करेगा? जिंक क्लोराइड, मतलब ये जो है ये इस क्लोरीन से अभिक्रिया करके ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है आपका जिंक, ये क्लोराइड से अभिक्रिया, क्लोरीन से अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होगी। ऊपर की तरफ तीर का निशान दे दीजिएगा। ठीक है, आप इस तरह का दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा हटके उदाहरण लेंगे, अम्ल धातु वाला नहीं। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3 और इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। देखिए ये प्लस वाला है और ये होता है माइनस वाला पार्ट, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला पार्ट होता है। ठीक है ना, तो होगा ये कि ये जो प्लस है ना, सोडियम वाला भाग, ये आपका क्लोरीन वाले भाग से अभिक्रिया करके NaCl बना लेगा, NaCl बना लेगा और बचा आपका ये क्या कहते हैं, CO3 कार्बोनेट वाला भाग और हाइड्रोजन वाला भाग। तो कार्बोनेट वाला भाग के कारण CO2 गैस निकलेगा और हाइड्रोजन वाले भाग के कारण H2 गैस निकलेगा। ठीक है, तो यहां देखिए ऊपर की तरफ तीर का निशान लगाया हुआ है, तो ये आपका क्या है, गैस इसमें उत्पन्न हो रहा है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें गैस का उत्सर्जन होता है। ये एक मान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता होती है अवक्षेप बनना। अवक्षेप बनना, ठीक है, मतलब कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप बोलते हैं ठोस पदार्थ, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है
तो बर्तन के पेंदी में एक ठोस पदार्थ जो है बैठ जाता है, उसी को अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यहां पे हम लिख देते हैं। ठीक है, रासायनिक 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 अभिक्रिया अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, बर्तन के पेंदी में पेंदी में, ठीक है, ठोस पदार्थ जमा हो जाता है जिसे अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, अगर इसके उदाहरण की बात की जाए, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, का विलयन डाला जाता है, मतलब मिलाया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है, हमने आपको Ag की संयोजकता कितनी बताई थी? 2, याद देखिए। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, AgCl2 लिखें। ठीक है, और प्लस आपका Na सोडियम नाइट्रेट जो है अलग हो जाता है। ये जो है ना AgLO3 AgCl2, ये नीचे की तरफ तीर मारिएगा, हम दूसरे कलर का तीर मार देते हैं, इस कलर का तीर मार देते हैं, आपको दिखेगा। ठीक है, ये क्या है आपका, देखिए हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन लिया, तो दोनों को मिला दिया। तो दोनों को मिलाने के बाद सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप बर्तन के पेंदी में बैठ जाएगा और सोडियम नाइट्रेट का जलीय विलयन जो है ना ऊपर हो जाएगा और अवक्षेप नीचे चला जाएगा। ये आपका अवक्षेप बनने का उदाहरण। ठीक है, अच्छा, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसको अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर हम नोट में लिख देते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे
अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा विशेषता आपका आएगा वो हो जाएगा रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन। अच्छा, रंग परिवर्तन मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी होती है जिनमें क्या होता है, रंग परिवर्तन हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद। ठीक है, जैसे कि KMnO4 ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट है और इसका रंग होता है बैंगनी। और इसमें यदि नींबू का रस, मतलब ये एक तरह का अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है ना, लिख दें क्या, ऊपर लिख देंगे आगे। ठीक है, अगर डालिएगा तब क्या होता है मालूम है, बैंगनी रंग जो है, बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता, गायब हो जाता। ये क्या है, ये है पोटेशियम परमैंगनेट और इसका रंग होता है बैंगनी। इसका रंग क्या होता है, जब इसमें नींबू का रस डालते हैं, नींबू के रस में होता है सिट्रिक अम्ल। क्या होता है, सिट्रिक अम्ल। डालने के बाद बैंगनी रंग धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो अगला हम लोग जाएंगे 4 नंबर में, ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी होती है जिनमें ताप में परिवर्तन हो जाता, अभिक्रिया के बाद क्या हो जाता है, ताप में परिवर्तन हो जाता। ठीक है, ताप में परिवर्तन, जैसे कि आप जानते होंगे और आपके सामने में कई बार यह घटना घटित हुई होगी। ये आपका चूना है, CaO क्या है, चूना है। और जब इसमें हम जल डालते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। देखे हैं कि नहीं कभी, चूना में जल डालते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बर्तन भी गर्म हो जाता है और उसमें से वाष्प भी निकलता है। देखे हैं कि नहीं कभी, नहीं देखे हैं, आप देखे हो, तुम लोग ने देखी है। ठीक, ठीक है, ये आपका हो गया CaOH हॉल 2। एक्चुअली में आप प्लस उष्मा, प्लस क्या करिएगा, उष्मा करिएगा, उष्मा का उत्सर्जन होगा। ये क्या है, ये है आपका कली चूना। ये क्या है, कली चूना। ये क्या है, जल है। ये क्या है, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना। ठीक है, ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
इस अभिक्रिया में काफी अधिक ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस यहां जिस लिखिए, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसमें ऊष्माक्षेपी, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हो गया। एक, दो, इसी को कॉपी कर लेते हैं। चलिए, यही इसी को कॉपी कर लिए। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया करते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसमें उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ये हमारा चौथा विशेषता था। अब हमारा पांचवा और अंतिम विशेषता आएगा। पांचवा और अंतिम विशेषता होगा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कौन है? अभी नहीं जाओ। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन, आपने देखा होगा कि जब मोमबत्ती जलती है, ठीक है, तो ठोस मोमबत्ती जलने के बाद द्रव में बदलती है और उस द्रव का कुछ भाग गैस में भी परिणत होता है, ठीक है।
इसका उदाहरण आपका हो जाएगा मोमबत्ती का जलने के बाद मोमबत्ती का जलने के बाद क्या होगा? मोमबत्ती का जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में बदलना। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए। ये आपका हो गया रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। अब हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे, फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखेंगे और इसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता और उन पदार्थों को लिखना जो है वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता। ठीक है, तो उसको शॉर्टकट में उनके संकेत और सूत्र के हिसाब से लिखते हैं और तब जो प्राप्त होता है वही हमारा रासायनिक समीकरण होता है। लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्र के माध्यम से लिखने के बाद उसके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्र के माध्यम से लिखने के बाद प्राप्त रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि
जैसे कि लौह चूर्ण और गंधक के मिश्रण को गर्म करने पर फेरस सल्फाइड या इसी को आयरन सल्फाइड भी कहते हैं। देखिए ये जो हमने लिखा ये बहुत बड़ा फॉर्म हो गया, लेकिन इसको हम संकेत और सूत्र के हिसाब से अगर लिखेंगे तो लौह चूर्ण को Fe बोलते हैं और गंधक को S बोलते हैं, और ये अभिक्रिया करके फेरस सल्फाइड बनाया है, ठीक है, उसको हम FeS लिखते हैं। तो ये जो हमको प्राप्त हुआ इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ देर पहले एक उदाहरण लिया था, हालांकि बहुत बड़ा बड़ा उदाहरण है, रहने देते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं, रहने दीजिए। मान लीजिए कि छोटा वाला एक लेते हैं, हाइड्रोजन एवं क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर एक तो हम यहां लिख दीजिएगा अभिक्रिया, यहां सूर्य प्रकाश दे दीजिएगा, सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। अर्थात ये हुआ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को सनलाइट में रखेंगे तो HCl आएगा, ठीक है। यहां पर हम ये देखते हैं इधर दो हाइड्रोजन है, इधर भी दो क्लोरीन है, लेकिन इधर एक ही हाइड्रोजन और एक ही क्लोरीन है, ठीक है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है, प्रतिफल, ठीक है, वो संतुलित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए उसको आगे चल करके संतुलित करना पड़ता है। तो अब जो हमारा नया टर्म होगा वो होगा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, ठीक है। हो गया? लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त रासायनिक समीकरण कभी कभी तो संतुलित होते हैं, लेकिन अधिकतम समय संतुलित नहीं होते।
संतुलित नहीं होते तब उन्हें संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, बाद में हम लोग संतुलित करेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। पहला नियम है अभिकारक दाईं तरफ रहेगा। ठीक है, दूसरा नियम है कि अगर दो से अधिक अभिकारक है तो अभिकारकों के बीच धन चिन्ह आएगा। तीसरा नियम है प्रतिफल। अरे यार, अभिकारक बाईं तरफ लिखो। अभिकारक बाईं तरफ लिखो, प्रतिफल दाईं तरफ होगा। दाईं तरफ रहेगा। चौथा नियम आप लिखेंगे एक से अधिक प्रतिफल रहने पर प्रतिफलों के बीच धन चिन्ह आएगा। उसके बाद अभिकारकों की ओर से प्रतिफलों के ओर प्रतिफलों की ओर एक तीर देकर अभिकारक और प्रतिफल को अलग करते हैं। ठीक है, कहने का यह मतलब हुआ यहीं पर एक और सवाल लिखाएंगे आपका। मान लीजिए कि दो प्रकार अभिकारक है ए और बी, तो ए और बी के बीच में धन चिन्ह देंगे। ए और बी दोनों मिल करके मानिए सी प्लस डी बनाता है, तो सी प्लस डी जो है इसकी तरफ तीर का निशान देंगे इस तरह से। ये दोनों आपका क्या है, अभिकारक है। ये दोनों आपका अभिकारक है और ये दोनों आपका क्या आवाज कर रहा हूं,
प्रतिफल है। चलिए, अगला सवाल आपका होगा कि रासायनिक समीकरण लिखने से लाभ क्या है हमको। रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमको लाभ क्या है। ठीक है, पहला लाभ, रासायनिक समीकरण का उपयोग आसान होता है। दूसरी बात, रासायनिक समीकरण के उपयोग से समय की बचत होती है। तीसरी बात, रासायनिक समीकरण के उपयोग से कागज पर स्थान की बचत होती है। क्या? चौथी बात, ठीक है, प्रतिफल के निश्चित द्रव्यमान के लिए आवश्यक अभिकारक की गणना आसान हो जाती है। पांच नंबर, रासायनिक समीकरण संपूर्ण विश्व में मान्य, जबकि आप उसको यदि हिंदी भाषा में लिखेंगे तो केवल भारत में मान्य होगा। ठीक है, बांग्ला भाषा में लिखेंगे तो केवल बंगाल में मान्य होगा, बिहार में नहीं। ठीक है, और यदि गुजराती भाषा में लिखेंगे तो केवल गुजरात में मान्य होगा, बिहार बंगाल में नहीं। तो कहने का यह मतलब है, और यदि आप समीकरण बना करके लिखिएगा तो वह बिहार में भी उसी तरह से लिखा जाता है, बंगाल में भी उसी तरह से लिखा जाता है, उड़ीसा में, गुजरात में भी उसी तरह से लिखा जाता है, और यहाँ तक कि भारत से बाहर अमेरिका, इंग्लैंड में भी उसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान में भी उसी तरह से लिखा जाता है जैसा कि आप यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि रासायनिक समीकरण लिखने के मानक वही हैं। सोडियम को यदि यहाँ पर Na माना जाता है तो जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस में भी Na ही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन सोडियम को यहाँ पर 100 का डॉर्सी का रियोमो लिखते हैं सोडियम, तो ऐसा करके रूस, फ्रांस, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड में नहीं लिखा जाता होगा। तो कुल मिलाकर के रासायनिक समीकरण जो है वो संपूर्ण विश्व में मान्य है, लेकिन अपने और बाकी भाषा जो है वो अपने यहाँ केवल मान्य। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण की सीमा क्या क्या, मतलब उपयोग से लाभ तो पढ़ लिए, लेकिन रासायनिक समीकरण से क्या क्या हमको पता नहीं चल पाता है, मतलब उसकी सीमा क्या है रासायनिक समीकरण से। तो हम अगला सवाल करेंगे कि
रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या क्या है, मतलब इसका दोष क्या है, ये आपका दोष बताएगा। सीमा सीमा के अंतर्गत दोष बताया जाएगा आपको। पहली बात कि जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं Na अगर लिखते हैं तो ये पता नहीं चलता है कि वो ठोस है कि द्रव है कि गैस। ठीक है, पहली। रासायनिक समीकरण में अभिकारक या प्रतिफल के अवस्था, दैट मीन्स वह ठोस है कि वह द्रव है कि वह गैस है, का ज्ञान नहीं होता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक या प्रतिफल के अवस्था का ज्ञान नहीं होता है कि वह ठोस है कि द्रव है कि गैस है। ठीक है, उष्मा उत्सर्जन या अवशोषण की जानकारी भी रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अभिक्रिया की दशा भी रासायनिक समीकरण नहीं बताती है। दशा क्या होती है? दशा दशा मतलब हो गया कि अभिक्रिया जो है वह उच्च दाब पर संभव है कि निम्न दाब पर संभव है। उसके लिए ताप बढ़ाएं कि घटाएं, सांद्रण क्या था, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हुई है कि नहीं, यह सब जानकारी हम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया से नहीं मिलती है। रासायनिक अभिक्रिया से नहीं मिलती है। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के वेग का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि जब हम अभिकारकों को मिलाए थे तो तुरंत ही अभिक्रिया हो गया कि 10 मिनट तक होते रहा, तब हुआ कि 1 घंटा के बाद हुआ। यह बात हमको रासायनिक समीकरण से मालूम नहीं चल पाती। ठीक है, कुछ रासायनिक क्रियाएं
विस्फोट के साथ होती है, जो हमें समीकरण से ज्ञात नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका था रासायनिक अभिक्रिया का दोष, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का दोष। समीकरण से यह सब बात हम लोगों को पता नहीं चल पाती है। ठीक है ना। अच्छा, तो रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी कैसे बना सकते हैं? तो जो दोष आपको यहां पर लिखा हुआ है, इन दोष को पूरा करके हम रासायनिक अभिक्रिया को और अधिक उपयोग बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल, रासायनिक समीकरणों को और अधिक उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है? ठीक है, रासायनिक समीकरणों को निम्नलिखित तरीके से उपयोगी बना सकते हैं। पहला दोष उसमें था कि समीकरण से जो है मतलब कि अवस्था का मालूम नहीं चलता है। तो यदि अभिकारकों और प्रतिफलों के बगल में ठोस के लिए S, द्रव के लिए L तथा गैस के लिए G क्रमशः ठोस, द्रव, गैस, G लिख कर। ठीक है, मतलब कि जो ठोस है ना, मान लीजिए कि CaCO3, ठीक है, या आप मान लीजिए शुरू में जो उदाहरण लिए थे उसी को लेते हैं। जैसे आप है H2 लिए थे, फिर आपका Cl2 लिए थे। H2 गैस है, इसके बगल में G लिखिए, Cl2 भी गैस है, इसके बगल में G लिखिए, और दोनों मिलकर के बनाता है HCl। ये द्रव है, इसके बगल में L लिख दीजिए, तो ये और अधिक उपयोगी हो जाएगा। ठीक है, उष्माक्षेपी, आप उष्माक्षेपी को बाद में समझिएगा, उष्मा उत्सर्जन हम लिख देते हैं। उष्मा उत्सर्जन के लिए तीर के दाईं ओर अंतिम में प्लस उष्मा
लिखकर, जैसे कि CaO प्लस H2O बराबर CaOH होल 2 प्लस उष्मा। ठीक है, और उष्मा अवशोषण के लिए कैसे लिखेंगे? जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इस दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो ताप घट जाता है, तो उसमें हम इस बगल उष्मा लिखते हैं, ठीक है, युवा अवशोषण के लिए, उसका उत्सर्जन के लिए। गैस के उत्सर्जन के लिए, ठीक है, गैस के उत्सर्जन के लिए गैस के अणुसूत्र के बगल में ऊपर की ओर तीर का निशान लगाते हैं। अवक्षेप बनने की जानकारी के लिए, अवक्षेप बनने की जानकारी के लिए अवक्षेप के अणुसूत्र के बगल में नीचे की ओर तीर का निशान लगाकर आपको हम बताए ही थे कि आपको हम बताए ही थे यहां पे यहां पे आपको हम बताए ही थे, ठीक है, कि अवक्षेप में नीचे की ओर तीर कैसे लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, है ना। अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी तीर के ऊपर या नीचे दी जाती है। अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी तीर के
ऊपर या नीचे देकर भी हम रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। A प्लस बी मानिए अभिक्रिया करेगा तो ये मानिए सनलाइट की उपस्थिति में करेगा, ठीक है, या फिर ताप दाब जो भी हो, ठीक है ना। ताप देना हो, दाब देना हो, या फिर कोई उत्प्रेरक देना हो, जो भी देना हो सब ऊपर नीचे दिया जाता, ठीक है ना। मतलब किन शर्तों के आधार पर यह अभिक्रिया हुई है वह हम तीर के ऊपर या नीचे दे सकते हैं। अभिक्रिया की उत्क्रम नियता दिखाने के लिए विपरीत दिशाओं में तीर का निशान लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, इसको जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो अमोनिया बनेगा। लेकिन फिर जब इसको हम अलग करना चाहेंगे तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की अभिक्रिया दिखाने के लिए हम इस तरह के तीर का निशान का उपयोग करेंगे, विपरीत दिशाओं में तीर, ठीक है। ये था हमारा रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। अब एक बात और रह गया है, वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, ठीक है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। रासायनिक समीकरण को देखिए, जब समीकरण बनता है वो संतुलित नहीं होता। यहां भी देखिए बना था ना, संतुलित नहीं था। यहां पर हम 2 दिए थे, यहां पर हम 3 दिए थे अलग से, लेकिन ये कैसे दिए थे ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी होता है और आपको संतुलित भी करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि संतुलित करने नहीं आएगा तो आगे परेशानी होगी। परीक्षा में हो सकता है कोई सवाल दे दे तो भी परेशानी हो जाएगी। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, ठीक है, इस बात की जानकारी हम कर लेंगे। और इसको लेने के बाद हम लोग कल ही रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को भी पढ़ेंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को भी पढ़ेंगे और प्रकार पढ़ने के बाद समीकरण देख के हम लोगों को अंदाजा लगाना होता है स्टूडेंट को कि ये किस तरह का समीकरण है। और कभी कभी एग्जाम में समीकरण दे देगा, कहेगा बताएगा किस तरह का समीकरण है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, या कभी कभी अभिक्रिया का नाम दे देगा, कहेगा संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दे, या एक ऐसा उदाहरण दें जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता हो, या कह देगा आपको कि एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दें जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता हो, ठीक है।
तो इस इन बातों की जानकारी के लिए हम क्या करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे।